नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है ना, तो इसकी 9वीं वीडियो आपने अगर 8 वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने करा ही दिया है। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार है ना। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं है ना। और इस जैसे मान लिया पूरे संविधान को आपने पढ़ा होगा, मान लिया अगर आपको 40 नंबर अगर पूछे गए कोई भी टॉपिक में, तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन सीधे मौलिक अधिकार से ही आ जाते हैं ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। तो इसको मैं बहुत ही आराम से बहुत डीपली बताऊंगा, ठीक बात। और इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट होती है, बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको मैं डिटेल में क्लियर करूंगा। तो मैं इसीलिए मैं बता देता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को नहीं देखिए। और आपको जब भी आपको मतलब निश्चिंत होकर अपना हेडफोन या कुछ ऐसे ही मतलब देख सकते हो, आराम से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए है ना, कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना है ना। एक ही वीडियो में मैंने बहुत सी सारी चीज़ें मैंने समाहित की है, लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, तो आराम से आप देख लीजिए, ठीक बात। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद में सारी डिटेल चीज़ें मैं बताऊँगा है ना। तो जो कि बेसिक बातें हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है, ठीक बात है ना। इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिका के संविधान में वर्णित अधिकार पत्र यानी कि वेल ऑफ राइट्स यानी कि 1791 में 91 ईस्वी से प्रभावित है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, नोट डाउन कर दी, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब हालांकि मैं करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी चीज़ें तो है ही है। और बता देता हूँ कि मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से है ना। ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है ना। इन अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए अधिकांश मामलों में संविधान द्वारा इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें बताया गया है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र आदर्शों की प्राप्ति का मतलब ये कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी, मान लिया आपने कोई एक्ट बना दिया, कोई कानून बना दिया जो मतलब कि मानव के मूल अधिकार को मैच नहीं कर रहा है ना, आपने कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान कर दिया जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है, तो ये संविधान आपको न्यायिक संरक्षण देगा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। ये कॉन्सेप्ट है, बाकी ये चीज़ें मतलब बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कुछ कॉन्सेप्ट ये फैक्ट है थोड़ा सा। संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट सन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया था कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। फलस्वरूप संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक है ना परामर्शदात्री समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। इसके पश्चात जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर तथा एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए एक उप समिति का गठन किया। उपर्युक्त जो भी एडवाइजरी कमेटी है ना, उसका उप समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है ना। तो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, उसी के आधार पर जो है संविधान मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, जिसमें से कौन जो क्या कहते हैं कि कैबिनेट सन 1946 के तहत ये सुझाव दिया गया था, ठीक बात। तो मैं आगे चल रहा हूँ, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूति यानी कि गारंटी है ना एवं संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन और फंडामेंटल प्रदान किए जाते हैं, मतलब आपको संरक्षण दिए जाते हैं और इसका गारंटी है कि आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे है ना। और क्या कहते हैं, ये मूल अधिकार ये मूल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि आपको कोई चीज़ें जैसे मान लिया आपको इतना राइट दिया गया है कि आपको आपका भौतिक विकास हो, आपका बौद्धिक विकास हो, आपका नैतिक विकास है ना, और आध्यात्मिक विकास, सारी चीज़ें होनी चाहिए है ना। मतलब अगर मानव हो, मूल अधिकार है, तो वो आपको जो भी संविधान राइट देता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा है ना। ये चीज़ें आपको बताई गई, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा है ना। बाकी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मतलब प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिक की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, वो अलग मैं बता ही दूंगा है ना इसमें। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा मतलब ये इंग्लैंड के जो मतलब मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड के राजा जॉन है ना 1199 से 1216 तक, मतलब ये राजा के बारे में बता रहा है ना, द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था ना। तो उसी को मतलब जो चार्टर था ना, उसी उसमें लिखी गई सारी चीज़ें थी उसी, क्योंकि ब्रिटेन में एक कानून बना था तो उसको मैग्ना कार्टा के अकॉर्डिंग मतलब ब्रिटेन में जो कानून बना था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। अपने जो भारत में बना है मूल अधिकार, वो क्या कहते हैं कि अपना भारत का मौलिक अधिकार कहा जाता है ना, तो वही मतलब भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में एक राजा मतलब राजा के द्वारा बनाया गया एक चार्टर पत्र था ना, तो उसी को
इसी के मतलब अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है ना, इसी के आधार पर। ठीक बात। और चीज़ें बताई गई हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है ना, संविधान द्वारा नहीं परिभाषित किया गया है ना, लेकिन एक विशेषता, ये भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि एक शब्दावली होती है ना, तो वो चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी को है मतलब मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस एवं अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक यानी नेचुरल और अपरिहार्य है ना अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है ना। तो अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम है ना, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट शामिल है ना। तो कुछ चीज़ें जैसे बताई गई है, इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग बात है, यहाँ पे थोड़ा पैरा मैं बता देता हूँ। तो जो कुछ चीज़ें जैसे संवैधानिक उपबंध बताए गए हैं, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है ना, जो मतलब केवल मतलब जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं है ना, किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक बात, कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त है ना। तो मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ कि अनुच्छेद, हालांकि मैं अभी सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा कि उसका कोई इशू नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है ना, मान लिया है ना। तो ये चीज़ें इसमें आर्टिकल 15 में बताई गई है ना, क्योंकि आर्टिकल 15 मूवी बनी थी, आप उसको देख सकते हो। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 कह रहा। अवसर की समता का कॉन्सेप्ट ये है, तो वहाँ पे मतलब सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, तो ये अनुच्छेद 16 के तहत बातें कही गई। ठीक बात। वाक्य अभिव्यक्ति एवं शांतिपूर्वक है ना, वाक्य अभिव्यक्ति के शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की, संघ व सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्रों में आबाद एवं संरक्षण बसने की स्वतंत्रता का मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 19 कह रहा है। मतलब कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो मतलब कोई शस्त्र वगैरह ना हो तो आप यूनियन बना सकते हो, सब सारी चीज़ें 19 में कही गई है, क्योंकि ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। उसके बाद में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 कह रहा है ना, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, मैं बता ही दूंगा बाद में वो अच्छे से। और उसके बाद में क्या है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 बोलता है ना, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और चीज़ें बताई गई है कि जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जो विदेशी है ना, भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को, ये भी ध्यान रखना है ना, यहाँ पे केवल शब्द लगा है तो ये अलग ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 14 और 20, 21, 21A और 22 है, मतलब 22 और 23, 24, उसके बाद में 25, 26, 27, 28 है ना। तो इसमें क्या है कि विदेशी क्या विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है ना, यानी कि विधि के समक्ष समता का मतलब ये है जो भी कानून बनाया गया है वो इक्वल होगा है ना। और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के बारे में संरक्षण बताई गई है ना, कि कोई अपराध अगर हुआ तो आप उसको दोष सिद्ध कर सकते हो ना। उसके लिए 20(1), 22 भी मैं बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। जीवन का अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता ही दूंगा। शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है ना, ये अनुच्छेद 22 है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये 23, 24 में बताई गई हैं चीज़ें। और धर्म संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25, 26 से 27, 28 तक चीज़ें दी गई हैं है ना, इसको मैं डिटेल में बता दूंगा अभी है ना। यहाँ पे मैं आपको इतना भी ओवरव्यू बताया, तो अब मैं 12 से 35 स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले मैं अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करूँगा, इसको डीपली बताऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राज्य यानी कि स्टेट की परिभाषा दी गई है। मैंने राज्य यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, वो अलग बातें हैं, उसको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है ना, वो लेक्चर जाके देख लीजिए है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे राज्य का मतलब अलग से है, यानी कि राज्य का मतलब सरकार से है ना, गवर्नमेंट से है। तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है, जैसे कि राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को शामिल किया गया है, जैसे कि मान लिया भारत सरकार एवं संसद को राज्य कहा गया है ना। उसके अंदर प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल को राज्य कहा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी को राज्य कहा गया है ना। उसके बाद में कहा गया उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई व एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही हो। मतलब क्या है, मतलब मान लिया कोई भी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहा हो ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उसको राज्य के मतलब उसको राज्य में माना जाएगा है ना। बाकी और सारी चीज़ें गई है कि मूल अधिकार नागरिकों को सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, इसलिए जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो तब संबंधित इकाई के विरुद्ध न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है ना। इसका मतलब ये है कि मैं सीधा बात बताता हूँ कि जैसे मान लिया आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा, तो यही उसमें वो क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय में सीधे आप उसको पिटीशन दायर कर सकते हो है ना, उसको बता सकते हो, क्योंकि इसमें अधिकार राइट ये ना ये वाद्य योग्य है, इसमें ये बातें बताई गई है ना। अनुच्छेद 32 के तहत बहुत सारी चीज़ें अपील कर सकते हो। और 226 यानी कि स्टेट मतलब उच्च न्यायालय में 226, उच्चतम न्यायालय 32 के अनुसार रिट जारी करने का अधिकार है। 5 रिट है, मैं अच्छे से बता दूंगा बाद में
है ना। तो राज्य शब्द की परिभाषा समझ गए, है ना। कोई सरकार हो चाहे पंचायतें हो, ये भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे अभी उसमें आएगा कि राज्य ये नहीं करेगा, तो राज्य का मतलब ये सरकार से रिलेटेड है ना। तो ये समझ गए बात को, है ना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 12 आपने समझ लिया कि राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है ना। तो राज्य शब्द का मतलब यहाँ पे भारत सरकार से है, राज्य सरकार से है, म्यूनसिपैलिटीज से है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनसे है, ये समझ गए ना। तो अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, है ना। इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें क्या है कि अनुच्छेद, इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया 13(1), है ना। 13(1) में क्या है, 13(1) में है कि संविधान के लागू होने से पहले और भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह विधि जिस, मतलब मैं अभी बता देता हूँ कि मान लिया जब संविधान लागू हो गया उसके पहले कोई कानून बन गया, है ना, और वो मतलब क्या कहते हैं मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो जो संविधान बना है वो उसको वैधता दी जाएगी, न कि 1857, मतलब मान लिया कोई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगा है, ये सब चीज़ें, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, या कोई एक्ट बन गया ऐसे, तो वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, उसको लागू करना है, ऐसा नहीं, उसको मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो नई, मतलब जो नए जो कानून है वो पारित किए जाएंगे, मतलब वो लगेंगे, है ना। ये चीज़ इसमें बताई गई है ना। जैसे कि अभी मैं आच्छादन का सिद्धांत बताऊँगा ना, तो वो अलग बातें होंगी, उसी में डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाबिलिटी, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत सारी डीपली चीज़ें मैं अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ, है ना, इसको आप पढ़ लेना। देखिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। मैं एक इंपॉर्टेंट बता कि जैसे जो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाबिलिटी यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब ये है कि किसी भी कानून का वह भाग जो संविधान के विपरीत है ना, केवल वही भाग समाप्त होगा, पूरा कानून नहीं समाप्त होगा, मतलब ये है। बाकी चीज़ें इसमें लिखी गई है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना, है ना। मैंने डिटेल में बात बता दिया, है ना। इसका यही कंक्लूजन है ना, कि जैसे मान लिया एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लिया किसी आपके शरीर में कोई फोड़ा हो गया, तो आप पूरा पैर तो काटोगे नहीं, है ना, उसके पार्ट को ही आप ऑपरेशन करके निकाल लोगे, है ना, पूरा, यानी कि पूरी बॉडी मेंटेन रहेगी, है ना। ये चीज़ें इसमें बताई गई, ठीक बात। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मतलब मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, बाकी चीज़ें वही होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया हूँ, है ना। अब मैं बात करेंगे राइट टू। देखिए 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार के मामले पर निर्णय देते हुए इस मौलिक अधिकार को माना, है ना। तो ये इसमें क्या है कि निर्णय देने के अनुसार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का अंग माना है ना। यानी कि जो मतलब जीवन जीने का, है ना, तो ये और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है ना। और चीज़ें बताई गई है कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत निहित विभिन्न मूलभूत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत स्वतः संरक्षित हैं। मतलब जो चीज़ें अनुच्छेद मतलब भाग 3 में वर्णित की गई है वो क्या कहते हैं कि स्वतः संरक्षित है ना। तो मूल अधिकार में कुछ चीज़ें मैं बताई गई हैं, डिटेल में मैं बात बता दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है ना, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, जो कि क्या कहते हैं रेट जारी करने की शक्ति और सारी चीज़ें। उसके बाद में अनुच्छेद मतलब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, इसको मैं भी डिटेल में कर दूंगा। और अनुच्छेद क्या कहते हैं कि 29 से 30 तक है, क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 तक है ना, यानी। और क्या कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात बता देता हूँ कि ये क्या है कि जो मतलब ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, मतलब क्या होता है। देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं, इसको आप इतना पढ़ने का मतलब ठीक, ये बात सही है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं बात बता देता हूँ कि सभी विधियों को संविधान के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कई बार किसी विधि का कोई भाग संविधान के साथ असंगत होता है ना, मतलब कि वो मैच नहीं करता है। ऐसा होने पर वो भाग समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जाता है, बल्कि उस पर संविधान आच्छादित हो जाता है। मतलब क्या है, जैसे मान लिया आपने कोई चीज़ें मतलब कोई कानून बनाया और संविधान में मैच नहीं कर रहा है ना, तो उसको आप खत्म ना करो, बल्कि जो संविधान के अनुसार जो कानून बने उसको लागू कर दो। इसका मतलब ये हुआ, है ना। बहुत सारे एक्ट बने थे, है ना, अधिनियम, तो उनको ऐसी चीज़ें मतलब वरीते जैसे संविधान में जो बातें लिखी गई उसको प्रेफर किया जाएगा, ये बातें इसमें। बाकी चीज़ें इसमें लिखी भी गई हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हो, है ना। मैं अपने ही लैंग्वेज में पढ़ा दिया है, बाकी जो चीज़ें कही गई हैं, है ना। अनुच्छेद 13 में जो अनुच्छेद 13 है ना, आच्छादन के सिद्धांत का आधार है, लेकिन संविधान कि किसी भी अनुच्छेद में इस प्रकार की शब्दावली का वर्णन नहीं किया गया, जैसा इसमें 13(1) में बताई गई है। लेकिन आच्छादन का सिद्धांत 13(1) में, लेकिन ये शब्दावली जो है ये विशेष रूप से ऐसी शब्दावली संविधान में नहीं वर्णित है ना, जहाँ तक मेरा मानना है। मैंने भी एनालिसिस किया, पढ़ा है ना, एम लक्ष्मीकांत की बुक वगैरह, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी। बाकी जो मतलब मैं तो क्या करता हूँ, जो पॉलिटी होती है ना,
इसका मैं PDF हमारे पास है, मतलब ओरिजिनल कॉपी की जो ओरिजिनल संविधान है उसकी नेट कॉपी हमारे पास है, मैं उसी से पढ़ाता हूँ, है ना। तो उसमें ऐसा मैंने ढूंढा तो इस तरीके से जो शब्दावली का वर्णन नहीं है, बाकी ठीक है चीज़ें। अनुच्छेद 13 जाने रहना, है ना। जैसे मान लिया संविधान के पूर्व होने की तिथि, है ना, और संविधान के लागू होने की तिथि, तो ये आच्छादित हो गए, यानी कि उसको मतलब वो जो पूर्व की तिथि, पूर्व का कानून था उसको ये संविधान नए तरीके से अपना डिनोट कर लिया, उसको समझ लिया, है ना। ये इसका मतलब ये है ना। मूल अधिकारों की संशोधनीयता, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या मतलब ये है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि संविधान के लागू होने के बाद विवाद, है ना, संविधान के लागू होने के बाद से यदि से ही यह विवाद का विषय रहा है कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस संदर्भ में न्यायपालिका का दृष्टिकोण विभिन्न वादों में भिन्न भिन्न रहा है ना, जिसका विवरण इस प्रकार है। मतलब जो संविधान लागू होने से पहले कोई वाद विवाद इस तरीके से जो होता है, जो संविधान जो 368 के तहत रखा जाता है ना, तो वो क्या चीज़ें इसमें बताएगी। देखिए कुछ केसेज हैं, केसेज बहुत पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया UPPCS का पेपर दे रहे हो या IAS का दे रहे हो, या मान लिया आप UPSI का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी SI का स्टेट PCS का दे रहे हो, तो उसमें जो भी मतलब वाद हैं यानी कि केसेस जिसे बोलते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो इसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद, है ना, 1951, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 368 13(2) के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल नहीं है, इसलिए संसद संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब अगर मौलिक अधिकार में कोई संशोधन किया जाएगा तो 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ऐसी स्थिति में बातें कहेंगे, ठीक बात। और इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ और कही गई है कि गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य 1967, है ना, यानी कि 67 के मामले में, है ना, इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां शामिल हैं। सामान्य विधि तथा संविधान संशोधन विधि, अतः संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। मतलब अगर आप संविधान मतलब जो भी मौलिक अधिकार है उसमें आप संशोधन करोगे, लेकिन उसके जो मूल चीज़ें लिखी गई है, यानी कि आप नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकते, उसमें कोई एडिशनल चीज़ें जोड़ सकते, ऐसी चीज़ें कही गई है ना। और क्या है कि जो केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है, इस वाद में पुनः न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु, है ना, परंतु इस बात में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना। मतलब आपने कोई अमेंडमेंट किया तो अगर आप उसका जो मतलब मूलभूत ढांचे को ही बदल दोगे तो फिर वो मतलब क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहाँ रहेगा ना। इसलिए इन सब चीज़ों को चुनौती दी गई थी और ये चुनौती स्वीकार भी की गई थी ना। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एक बार अमेंडमेंट किया गया था कि संपत्ति का अधिकार रहने के राइट टू प्रॉपर्टी, पहले मतलब मूल अधिकार था, है ना। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब क्या होता था कि पहले सबके पास मतलब सबके पास का मतलब ये है कि जो बहुत सारे रिची लोग होते थे उनके पास बहुत सारे धन होते थे, और जो गरीब होते थे उनके पास कम होते, तो उनको विधिक अधिकार बना दिया। और विधिक अधिकार से फ़ायदा ये हुआ कि जितना भी धन होगा उसका मतलब उसकी जो इनकम टैक्स रेटिंग होती है वो आयकर जो होता है उसका बढ़ता जाएगा, इससे सरकार का फ़ायदा होगा, तो वो अपना मतलब जो भी पब्लिक होगी उसको उसके प्रति वो खर्च कर सकेगी। यही इसका मेन उद्देश्य था, नहीं तो ये चीज़ें हैं, ठीक बात, समझ गए। तो आपने मतलब अनुच्छेद 12 समझ लिया, अनुच्छेद 13 समझ लिया, अब अनुच्छेद 14 समझना, है ना। और ये मतलब 14 से 18 तक है समता का अधिकार, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला अनुच्छेद 14 में बताऊंगा कि विधि के समक्ष समता, है ना, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स ही बना लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही मतलब वीडियो देखिए, PDF इसकी मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो, है ना। तो मैं बता देता हूँ क्या है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि का मतलब यहाँ कानून से रिलेटेड है ना। यानी कि जो भी कोई लॉ बनाई जाएगी तो विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किए करेगा। मतलब मान लिया कि कोई भी जो कानून सब पे लागू होता है वही चाहे कोई गरीब है या अमीर हो, वो कानून मतलब सभी के ऊपर लागू होगा, ऐसी चीज़ें। और आपको संरक्षण दिया जाएगा। मतलब क्या है कि मान लिया आप कोई आपके पास या वकील ऐसी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें नहीं होती हैं तो उनको सरकार आपको प्रोवाइड कराएगा, है ना। वो कानून से आपको ये सब चीज़ें बताई गई इसमें होते हैं, ठीक बात। और इस क्या कहते हैं, इस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त संरक्षण केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं बल्कि वह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। मतलब चाहे वो नागरिक का मतलब जो भारत के नागरिक होते हैं,
है ना। और व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, इस तरीके से ना। इसमें व्यक्ति से तात्पर्य निगम, कंपनी, नागरिक और विदेशी, मतलब चाहे निगम कोई यूनियन है, कोई निगम है, कोई कंपनी है, कोई नागरिक है या विदेशी नागरिक, आपके पास कोई भी उस तरीके से घटना हुई है या कोई चीज़ें हुई हैं, तो वो क्या कहते हैं कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, है ना, सबको इक्वल देखता है ना। तो ये बातें होती हैं। मान लिया कोई घटना हो गई तो वो सब पे लागू होगा कानून, है ना, वही इसमें बात बताई गई है। और क्या कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, है ना, ऐसी बातें इसमें कही गई है। तथा किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है ना। अगर मतलब ये जो विधि के समक्ष जो अवधारणा है, ये समता वाली, ये ब्रिटेन से ली गई है। इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। इसमें विधि का अधिकार, विधि मतलब क्या कहते हैं, इसमें विधि का वही अर्थ है जो क्या कहते हैं कि जो डायसी के विधि शासन यानी रूल ऑफ अथवा विधि या न्याय की अवधारणा से था, है ना। विधि के शासन से अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों को समान रूप से लागू होता है। मतलब आप कोई भी मतलब बड़े हो या कुछ भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो या सरकार, कोई भी मतलब चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन जो कानून होता है वो सब सर्वोपरि, मतलब वो सबसे बड़ा कानून ही होता है। कि भारत के संविधान में जो वर्णित है या कोई भी ऐसी एक्ट बन गया तो सब पे लागू होगा। जैसे आपने भी कोई घटना की है तो आपके ऊपर भी FIR दर्ज होगी, और चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उसका मतलब सबको समान इक्वल देता है। ये बात इसमें कही है, ठीक है। और ये बात बता देता हूँ कि यह एक नकारात्मक विचार है, क्योंकि समता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्ति यानी गरीब, पिछड़े, मजदूर एवं वंचित वर्ग आदि एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बात बताई गई हैं, जैसे मान लिया कि किसी को कोई चीज़ जैसा कानून देना है, कानून सबको बराबर मान लें, लेकिन किसी के पास कोई क्या कहते हैं कि BPL सूची में आता है, मतलब कोई गरीबी रेखा से नीचे है। अब उसको क्या करेगी सरकार, उसको मतलब मुफ्त अनाज देने लगी, तो आप कहोगे ये तो भाई क्या कहते हैं कि कानून के खिलाफ। तो ऐसा नहीं, वो सबको बराबर भाग में मतलब देती है। मान लो किसी को रिजर्वेशन देने लगी तो कहोगे कि विधि के समक्ष समता, ये ऐसी बात नहीं है। वो नकारात्मकता का मतलब ये है, वो सबको इक्वल देती है, मतलब सबको बराबर करती है ना। जो चीज़ें जो जिस एलिजिबिलिटी के कारण होती है, मतलब जो योग्यता से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, है ना, संविधान। अब विधि के समान संरक्षण का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि विचार सकारात्मक है ना। ये निगेटिविटी है और ये सकारात्मक है। इसे सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का विचार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है ना। ये चीज़ें जो एक विधि के समान संरक्षण वाली बात है, ये अमेरिका से ली गई है। मतलब जैसे मान लिया कोई समान चीज़ लोग हैं तो उनके साथ उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और जो असमान है उनके साथ दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, मतलब ये बात है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 14 आपने डिटेल में समझ ली। अब अनुच्छेद 15, क्योंकि 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार मैं बता दे रहा हूँ, है ना। तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि क्या कहते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मैं बता दिया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई सारे मतलब 4-5 धाराएं जुड़ी गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया अनुच्छेद 15 एक है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जैसे राज्य किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक इसमें नागरिक शब्द जोड़ा गया है ना, ध्यान रखना। चाहे उस मैं बता दे रहा हूँ, राज्य किसी भी व्यक्ति के मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल यानी कि रेस जिसे बोलते हैं, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है ना। तो इसमें 15(4) में ये बातें कही गई है। मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है, कोई मतलब कोई धर्म का, जैसे मान लिया कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई नस्ल है ना, कोई इसकी नस्ल दूसरी है, कोई जाति है, कोई भी जाति हो सकती है, कोई लिंग यानी कि कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई थर्ड जेंडर का है, तो उसको कोई कहीं जन्मा है या इस तरीके से, तो उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसका मतलब कि आप उसको उस गलत तरीके से ट्वीट नहीं कर सकते हो, कोई मतलब गलत आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हो। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक बात। और 15(2) में क्या बताई गई हैं कि 15(2) बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ, बाकी इसमें चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी नागरिक को केवल मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर उन्हें पूर्णतः अथवा अंशतः राज्य द्वारा पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम यानी कि सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस है के स्थानों पर उपयोग से ना तो प्रतिबंधित किया जा सकता है और ना ही उन पर कोई इस तरीके से मतलब उनको मतलब क्या कहते हैं कि कोई मतभेद या कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें इसमें कही गई है।
अगर मान लिया कोई भी मैंने बता दिया इतनी चीज़ें, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, है ना, नस्ल, है ना, इन सब चीज़ों को, जैसे मान लिया कोई सिनेमा घरों में गया तो कोई किसी कास्ट का है तो आप उसको ट्रीट नहीं इस तरीके से कर सकते हो। अगर करोगे तो उसके लिए प्रॉपर कानून बने हैं, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। और मान लिया कोई पानी पीने गया तो आप मतलब कोई भी अलग कास्टिज्म का है ना, तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हो। मान लिया कोई थर्ड जेंडर का चला गया, आपके कोई ऐसे पानी भर लिया स्नान घाटों में या कोई चीज़ें होती तो वहाँ पे नहीं कर, इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर, है ना, वो अलग कानून बने हैं, उसके तहत आपको सज़ा भी हो सकती है ना, ये चीज़ें हैं। अगर मान लिया कोई, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बाद में बता दूंगा कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मंदिर या उसमें, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे बताई गई हैं कि इसको कर सकते हैं वहाँ पे, तो अलग की बातें उसको मैं बता दूंगा बाद में। और क्या कहते हैं कि 15(3) के तहत क्या बातें कही गई है कि राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, है ना, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मतलब कि अगर कोई महिला इस तरीके से बच्चों के उत्थान के लिए, मतलब उनको ग्रो करने के लिए उनको विशेष प्रावधान दिया गया है ना, अनुच्छेद 15(3) में ये बातें कही गई है। तो ये 15(2) भी समझ गए, 15(3) भी समझ गए और 15(1) भी समझ गए। तो 15(4) में क्या कही गई? 15(4) में एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ते रहना। देखिए, जो चंपाकम दोहराराजन बनाम मद्रास राज्य है ना, ये 1950 का मामला है। इसमें संविधान पीठ ने मद्रास के मतलब जो जाति आधारित जो आरक्षण था ना, उसमें कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा कि समाप्त कर दिया था, है ना। तो क्या हुआ था, इस मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के हेतु 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, है ना। तो अनुच्छेद 15 के तहत 15(4) नामक धारा जोड़ी गई, है ना। तो भी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। तो ऐसी चीज़ें मतलब एग्जाम में ये सब क्या कहते हैं, इसको हिडन क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इसको कई बार आदमी मतलब कई स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, है ना, वैसे छोड़ के चले जाते हैं, जबकि क्वेश्चन यही पूछ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भाई आपको लग रहा है, बोरियत फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा इसमें फैक्ट भर दिया, मैं उसको किसी तरीके से हमको तो क्लासेज पूरी करनी है ना, लेकिन फिर भी मैं बहुत कंप्रोमाइज़ करता हूँ, तो इस पर विशेष ध्यान है ना। आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लो, मैंने जो बताया वही कॉन्सेप्ट इसमें चीज़ें हैं, ठीक बात। और इसमें और बातें बताई गई है कि क्या कहते हैं कि जो भी पिछड़े वर्ग होते हैं, अनुसूचित जातियों को उत्थान के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो सब सारी चीज़ें कही गई थी, ठीक है। तो इसीलिए 15(4) नामक धारा जोड़ी गई थी, ठीक बात। तो यही सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी है। 15(5) क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है कि अनुच्छेद क्या कहते हैं, अनुच्छेद वर्ष 2005 में 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बदल देता हूँ, इसमें थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखी है, समझने का। तो देखिए कि इसमें 2005 में तो लागू मतलब जोड़ा गया था, लेकिन 2006 में लागू हुआ था 93 संविधान संशोधन, क्या कहते हैं, 15(5) नामक धारा जोड़ी गई थी ना। 15(5) में वह उल्लेखित है कि पिछड़े वर्गों के उच्च शिक्षण संस्थानों, जिनमें निजी अनुदानित तथा गैर अनुदानित शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं, में प्रवेश के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है। मतलब मान लिया आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह होती है ना, तो उसमें भी आप आरक्षण देने की सुविधाएं मतलब दी गई है। इसमें 15(5) में ये धारा जोड़ी गई थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लिया निजी का मतलब प्राइवेट स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें भी आप ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में शामिल किया गया है ना। 15(6) भी है, क्योंकि भाई 15(5), 15(6) कई सारे क्लास जोड़े गए हैं ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो बात को। इसी में मैं 15(5) में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, है ना, 2008 का मामला है। इसमें 93 संविधान संशोधन मतलब को आधारभूत संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई, लेकिन चुनौती स्वीकार नहीं हुई थी ना, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में 103वां संविधान संशोधन हुआ, है ना। तो 103 वाले में क्या हुआ था, जो EWS वगैरह कॉन्सेप्ट आया था, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक बार मैं यहाँ पे आरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद आए हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आरक्षण का अलग चैप्टर होगा, उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, जो अनुच्छेद 16 मतलब 15(6) है जो ना, इसमें क्या है, इस अनुच्छेद में कही गई कोई बात अथवा जो अनुच्छेद 19 का उपखंड 6, है ना, तथा जो अथवा 19 जो अनुच्छेद 29(2) राज्य को नागरिक के आर्थिक एवं पिछड़े वर्ग यानी कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की उन्नति पे कोई भी भेद या कोई विशेष उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब इस तरीके, इसमें ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, समझो बात को। मैं बता देता हूँ कि जो क्या कहते हैं कि जो 15 है अनुच्छेद, मतलब 15(6) है, 15(6) है ना, 15(6), इसमें ये उल्लिखित है कि जो सामान्य वर्ग के आर्थिक यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं ना, उनको मतलब शिक्षण संस्थानों में, है ना, जैसे जहाँ पे एजुकेशन होता है वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी वो भी 10% के बारे में बात बता दिया, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में शामिल है। बाकी चीज़ें और मैं बता देता हूँ। अब बात करेंगे अनुच्छेद 16 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 16। देखिए, इसमें क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें 4-5 धाराएं जुड़ी गई हैं। तो 16(1) में क्या है कि
सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की क्षमता, है ना, राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की क्षमता, यानी कि सभी को रोजगार मिलना चाहिए, है ना, इस तरीके से बात कर रहा है अनुच्छेद 16(1)(a), ठीक है, सभी नागरिकों को, ठीक बात। और अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आप किसी को रोजगार देते समय या कोई ऐसी मतलब नौकरी देते समय आप किसी पर्टिकुलर जात के आधार पर या धर्म के आधार पर या मूल वंश या लिंग, है ना, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये मतलब है ना। और क्या है कि राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में लगने वाले प्रतिबंध, यानी कि विधि के समान संरक्षण का प्रभाव, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है कि अनुच्छेद 16(3) में क्या है, संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। मतलब ये है कि जैसे मान लें कोई उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली, है ना, तो वो क्या कहते हैं कि वो अपने राज्य का मतलब निवास प्रमाण पत्र इस तरीके से लगवाते हैं, है ना। हालांकि सबको मतलब वो चीज़ें होती हैं कि वो प्रॉपर सबको मतलब जो भी स्टेट के हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विशेष वरीयता उनको ही दी जाती है ना, इस तरीके से, है ना। स्थानीय लोगों को, है ना, प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा चीज़ें हैं। और अनुच्छेद 16(4) में क्या है कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो, है ना। मतलब ये है कि जो नागरिक है ना, मतलब पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्गों के राज्य से के अंतर्गत जो नियुक्त होते हैं उनको रोजगार देते समय आरक्षण प्रदान किया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें इसमें बता देंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या है कि अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर समझा जा सकता है कि मतलब जैसे मान लिया कोई भी उस कैटेगरी का है, जैसे मान लिया SC या ST या OBC, तो उनका मतलब प्रतिशत ज़्यादा है या कम है, तो उसके आधार पर मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको तय किया जाएगा, है ना, अपर्याप्त, है, यानी कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहता, है ना, यानी कि उनका मतलब वो जनसंख्या में कमी होती है ना, उनके सीट में कमी होती है, तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन का ऑप्शन इसमें दिया गया। और पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी, है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा याद रखना। देखिए मैं आरक्षण टॉपिक में पढ़ा दूंगा तो डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, है ना। और क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब क्या कहते हैं 85वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 16 में मतलब 16(4)(a) में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा। तो जो भी होगा जब पदोन्नति की तिथि जब हुई है उससे मतलब काउंट किया जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से, है ना। तो ये भी उसके बाद में 16(4)(b) भी धारा जुड़ी गई थी, 16 में 16(4)(b) धारा जुड़ी गई। ये 21वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग भर्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया है ना, जिसका अर्थ है कि बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया जा सकता है ना। ये मतलब है बैकलॉग की भर्ती के बारे में मैं बता दूंगा बाद में। और अनुच्छेद 16(5) क्या है, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। और 16(6) में क्या है कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EWS होता है ना, इकोनॉमिकल भी कर सकते के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण हेतु उपबंध करने से नहीं रोकेगी, है ना। यह आरक्षण पहले से ही दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त और अधिकतम 10% होगा। मतलब जैसे इकोनॉमिक, जैसे कोई मान लिया आर्थिक रूप से पिछड़ा है ना, कोई सामान्य वर्ग का है, तो उनको 10% आरक्षण, इस तरीके से बात कही गई है ना। और उसके बाद में अनुच्छेद जैसे 16 कंप्लीट हो गया, 16 में जितनी भी धाराएं थी मैंने बता दिया। अब 17 में क्या है, ये अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, है ना, छुआछूत जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता जैसा कोई शब्द उल्लेखित नहीं है, है ना। ये भी ध्यान रखना, मतलब परिभाषित नहीं किया गया है ना, बाकी उस चीज़ें। और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है ना। अब तक इस अधिनियम का मतलब अब इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है ना। पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, इसका नाम अमेंडमेंट करके बना दिया गया है, ठीक बात। तो छुआछूत का मतलब यहाँ से ये है कि मान लिया बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कास्टिज्म का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत विभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो इससे रिलेटेड है ना, कि हम आपको छुएंगे नहीं, आप इस कास्ट के हो या इस नस्ल के हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद में क्या है कि प्रकृति अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष है ना एब्सोल्यूट अधिकार है, संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू कर दिया है ना, तो ये भी ध्यान रखना। अब अनुच्छेद 18 में बात करेंगे। अनुच्छेद 18 क्या है कि उपाधियों का अंत है ना, इंपॉर्टेंट ये भी है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक सैन्य उपाधियाँ दी जा सकती है, मतलब शिक्षा में या कोई ऐसी चीज़। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा है ना, और कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ही कार्यरत है और राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि या विदेश राज्य से नहीं ले जाएगा। मतलब मान लिया कोई विदेश में कोई उपाधि मिली है तो जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देगा तो उसको नहीं माना जाएगा, मतलब नहीं ले सकता है ना। विवाद है, वर्ष 1954 में जब भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ किया तब इसे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए बालाजी राघवन ने न्यायालय में याचिका दायर की है ना। उन्होंने कहा कि भैया आपने बताया उपाधियों का, तो यहाँ पे आप ये दे रहे हो। तो उसके बाद में क्या हुआ, बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और पुरस्कार में अंतर करते हुए कहा कि भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है ना। अतः केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सम्मान देना संवैधानिक है। समानता का अर्थ है बिल्कुल मतलब समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए, परंतु इन उपाधि और इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता है ना। भारत रत्न दिया जाता है क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो एक सम्मान है, इसीलिए आप उसमें मतलब उपाधियों में उसमें अनुच्छेद 18 में नहीं काउंट कर सकते हो ना, तो ये भी ध्यान रखना। और क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है ना, इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं है ना, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है, यानी कि मेरुदंड का रीढ़ की हड्डी है ना, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता का अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है ना। तो पहले बात मैं 19 का करूँगा क्योंकि 19 में 6 प्रकार की सुरक्षा दी गई है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। 19 में वर्णित मूल अधिकार 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। यह सभी नागरिकों को प्राप्त है ना, मतलब सभी नागरिक यानी कि भारतीय नागरिक की बात कर रहा होगा। इसमें 6 प्रकार की विशिष्ट अधिकार शामिल है, जैसे कौन कौन से। पहला है अनुच्छेद 19(1)(a) है ना, वाक, ये कैपिटल नहीं है, ध्यान रखना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि ना, इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से, जैसे कि बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। मैं मान लिया कोई व्यक्ति बोलकर अपना अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार प्रकट कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर मान लिया बोल नहीं पाता तो लिखकर कर सकता है, कोई सिंबल बना के कर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें कर सकता है ना, तो ये भी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के सभी माध्यम शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। कौन कौन से, इतनी चीज़ें इसमें बताई गई है। शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, और व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता। मान लिया आपने कोई बिजनेस किया तो आप विज्ञापन करवा सकते हो ना, तो भी। और फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, मान लिया आपका कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो आप उसके विरुद्ध आप वो कर सकते हैं है ना। अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अधिकार नहीं है ना। और राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, और सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार, किसी खबर पर पूर्व प्रतिबंध है ना के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है ना। जैसे हड़ताल वगैरह कर ले तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन आप कर सकते हो, अपना बता सकते हो ना, विरोध भी कर सकते हो। कोई आपके साथ कोई सरकार गलत ट्रीट करती है कोई भी व्यक्ति, तो आप उसके प्रति विरोध कर सकते हो है ना। तो ये भी चीज़ें हैं है ना, तो जहाँ तक आपने समझ। उसके बाद में 19(1)(2) में क्या कही गई बात है। 19(1)(2) में क्या है, 19(2) द्वारा नियुक्ति निर्बाध राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित 8 आधारों का उचित प्रतिबंध लगा सकता है ना। कौन कौन से हैं 8 आधार। देखिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अगर बोलोगे तो वो रोकेगा है ना। और राज्य की सुरक्षा, राज्य का मतलब यहाँ से सरकार से है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था, निष्ठाचार एवं सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन, इन सबके खिलाफ, इतने खिलाफ अगर कुछ भी ऐसे चीज़ें बोलते हो तो सरकार इस पर मतलब अनुच्छेद 19(2) कह रहा है, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है ना। नहीं, इतनी चीज़ें इसमें लिखी गई है, 8 प्रकार की चीज़ें। अगर मान लीजिए राष्ट्र के खिलाफ कोई गलत चीज़ें बोलते हो तो भाई तो बात गलत ही माना ही जाएगा है ना, उसको आप स्वतंत्रता नहीं देता है, ठीक बात। और 19(1)(b) में क्या है कि शांतिपूर्ण शस्त्र सहित सम्मेलन करना है ना। तो इसमें क्या बताइए, बता देता हूँ। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है
है ना। और इसमें शामिल है क्या है, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर ही बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार नहीं। मान लिया आप आराम से जाके कोई अपनी बातें व्यक्त कर सकते हो, कोई जनसभा कर सकते हो, है ना, और उसके बाद मतलब अपनी मांगे पूरी कर सकते हो, लेकिन आप उस तरीके से मतलब शांति ना भंग हो, कहने का मतलब ये है ना। अनुच्छेद 19(3) द्वारा युक्त निर्बाध राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर अर्थात कानून व्यवस्था को भंग करने की आशंका के आधार पर राज्य इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर आपने राष्ट्र के खिलाफ, यानी कि देश, है ना, राष्ट्र ही, देश शब्द संविधान में तो है ही नहीं, राष्ट्र के खिलाफ अगर आपने कोई गलत बातें बोली है ना और हिंसा वाली बातें कर रहे हो तो ये चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होती हैं, ठीक बात। और अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या, शांतिपूर्वक शस्त्र सहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, है ना। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठक और सारी चीज़ें इसमें बताई गई, है ना। मतलब क्या है कि केवल मतलब क्या है, भाग लेने इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के मतलब किया जा सकता है ना। बाकी सारी चीज़ मैं बता ही दिया। 19(3) क्या है कि इसमें भी बता दिया मैंने। और 19(1)(c) में क्या है कि समूह द्वारा संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा 97वें संविधान संशोधन के बाद इसमें सहकारी समितियों का निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है ना। तो उसके बाद में और 19(4) में क्या है, 19(4) द्वारा युक्त निर्बाध देश की एकता और अखंडता, है ना, लोक व्यवस्था तथा सदाचार, इसमें बातें कही गई। और 19(1)(d) में क्या कहा गया है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आबाद आवागमन का अधिकार, मतलब कि कहीं भी आप घूम सकते हो, है ना, घूमने के। और 19(1)(e) में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हो ना। तो 19(1)(e) ऐसा चीज़ें बता सकते। और बाकी चीज़ें कही 19(5) द्वारा 19(1)(d) तथा 19(1)(e) पर युक्त निर्बाध, है ना, साधारण जनता के हितों अथवा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर प्रतिबंध। 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, है ना। इस मतलब इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे ABCD लिखा हुआ है ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, है ना। तो इस पर ध्यान रखना, है ना। हालांकि मैं एडिटिंग करके हो सकता है बनवा दूँ, लेकिन अगर मतलब नहीं बनता है तो आप इसको मान लेना, क्योंकि कैपिटल का मतलब अमेंडमेंट होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसमें क्या है कि अब इससे यहाँ 19(1)(g) लिखा है तो ये स्मॉल होना चाहिए, है ना। जी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस करने की, कोई भी बिजनेस आप व्यापार कर सकते हो, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। 19(6) में क्या है कि इसमें क्या है, 19(6) द्वारा युक्त निर्बाध मतलब सरकार इसके लिए विधि द्वारा न्यूनतम तकनीकी योग्यता का निर्धारण कर सकती है तथा किसी क्या कहते हैं उद्योग के संचालन में निजी व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर सकती है। उदाहरण के लिए रेलवे, परमाणु आदि। मान लिया आपको बिजनेस करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इन सब चीज़ों को जैसे रेलवे, परमाणु और ये सब जो मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी की चीज़ें होती हैं उन पर रोक लगा सकती है ना। तो ये भी बात है इसमें कही गई है, ठीक बात। अब हम बात करेंगे कि 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 20 में 3 धाराएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी व्यक्तियों को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है ना। तो पहला क्या है, 20 में 20(1) में क्या है कि आपराधिक मामले में, है ना, भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित नहीं है, परंतु घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात अपराध के समय, मैं अपनी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है। 20(1) में क्या है, जिस व्यक्ति ने मतलब जिस समय अपराध किया है उस व्यक्ति को उसी समय के कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, है ना। ये सब बात रखना ध्यान। मान लिया उन्होंने जैसे जब मान लिया 2014 में कानून दूसरा था तो 2014 में अपने अपराध किया, अब उसको सजा दे रहे हो 2023 में या 2026 में कानून उसका बदल गया, तो ऐसा नहीं होता। जो 2014 में लागू था वही माना जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। और 19(2) में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। मतलब उन्होंने एक अपराध किया तो उनको एक ही सजा दी जाएगी, है ना, एक ही बार दंडित किया जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद में 3 में क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है चीज़, इसको पढ़ लीजिए। हाँ, किसी भी लोक सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट, जैसे कि सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को आपराधिक आरोपों से परिचित किया जा सकता है ना। तो उसकी परिचित यानी कि डिसमिस जो होता है ना, उसको बर्खास्त जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, द्वैध दंडादेश के अंतर्गत नहीं आती, है ना। और उस पर न्यायालय में पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात उसे
अभियोजित किया जा सकता है। और क्या है कि 20(3) में क्या बात बताई गई है, 20(3) में है, मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। मतलब वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। जैसे मान लिया उन्होंने मर्डर किया, मान लिया उसने ही किया तो बता रहा है कि मैंने किया, लेकिन वो मान्य नहीं होगा जब तक कि कोई दूसरा ना कह दे, है ना। तो उसके बाद में अब आ गया अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, इंपॉर्टेंट है। जीवन जीने का अधिकार क्या है, तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्या है, राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब मैंने परिभाषित कर दिया, राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, से ही उसके जीवन में दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। मतलब क्या इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है, इसके तहत, मतलब अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही है ना। तो ये भी ध्यान रखना क्या बताया गया इसमें। इसी वाद में, है ना, वाद लिखा है तो वाद कहा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वह समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है ना। तो यानी कि जो व्यक्ति, मतलब भाई व्यक्ति जी रहा है तो गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है ना, कि किसी तरीके से जी रहा है ना। तो क्या है, इन अर्थों में 19 के तहत, मतलब अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। मतलब जैसे अनुच्छेद 19 में जितने भी अधिकार हैं जीवन जीने का, वो जरूरी है ना, तो वो स्वयं उसमें लागू हो जाते हैं, इसमें कोई एडिशनल तौर पे नहीं जोड़ा जाता। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 के अर्थों को विस्तार किया है ना। न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन जीने का अधिकार में मात्र पशु तुल्य जीवन का स्वीकार नहीं, मतलब मैंने बता दिया, उनको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार होना, जो उनको उचित दवाई की व्यवस्था, मान लिया कोई दिक्कत हो गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था, है ना, बिजली की व्यवस्था और स्वच्छ हवा की व्यवस्था। ये नहीं कि जी रहे हो तो वो मतलब गरिमापूर्वक नहीं जी, तो ये बात नहीं मारी जाएगी, है ना। इस तरीके से बातें कही गई हैं। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और 21 द्वारा 21 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जीवन के आधार को स्वतंत्रता का अधिकार 19 स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हो जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखना, मतलब वो ऑटो फिल हो जाता है, क्योंकि भाई 19(1) में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं ना, जैसे क्या कहते हैं कि इसमें आबाद रहने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ये जीवन का अधिकार के अंतर्गत ही तो आ जाता है ना। तो अभी अब क्या कहते हैं 21 में अंतर्निहित अधिकार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में, अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में सम्मिलित में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा करता है। घोषणा की कौन कौन से हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। तो जिसे मान लिया इसमें बताई गई है अनुच्छेद 21 में क्या है, क्योंकि 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया कि निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए ना। कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, मान लिया अपने खुद के प्रति प्राइवेसी होनी चाहिए। भाई आप कोई भी गोपनीय बात बता रहे हो या किसी से शेयर कर, आपका कोई पर्सनल मैटर है तो वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 आपको निजता का अधिकार देता है ना, यानी कि प्राइवेसी का अधिकार देता है। आप घर पे क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो इसको पब्लिक करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। और सरकार अगर आपको आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दे रहा है तो निजता के अधिकार का उल्लंघन है, उसको प्रॉपर सजा दी जाएगी। ऐसी चीज़ें हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, अगर आपके पास कोई हमला करता है, कोई आपको मारता है या डांटता है, ऐसी चीज़ें करता है ना, ऐसी चीज़ें करता है तो उसके लिए प्रॉपर पुलिस है, धाराएँ हैं, IPC हैं, है ना। और आश्रय का अधिकार, यानी कि आपको घर देगा, मान लिया आपके पास गरीब हो तो घर नहीं है तो उसके लिए प्रॉपर हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कीम के तहत होती हैं ना, आवास मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा। और सुनवाई का अधिकार, यानी कि आपके कोई केसेज हो गए हैं तो वो भी सरकार आपको छूट देती है। प्रतिष्ठा का अधिकार, यानी कि सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार। सोने का अधिकार, अगर आप सो रहे हो तो मतलब आपको सोने का अधिकार है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, है ना, जैसे क्या कहते हैं सरकार अगर कोई भी इस तरीके से, तो मान लिया वो कानून की बातें नहीं जानता है तो उसको वकील करने का अधिकार है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और विद्युत, यानी कि बिजली का अधिकार है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजली यानी कि आपके पास जैसे BPL जो है ना परिवार, उनको सरकार बिजली मुहैया कराती है, और बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या कहते हैं मानवीय प्रतिष्ठा के आधार पर जीने का अधिकार, है ना, सम्मानपूर्वक यानी कि गरिमापूर्वक जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण, है ना, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। हानिकारक एवं उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा है। मान लिया कहीं बस्ती है, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं खोल सकते हैं, ये सब चीज़ें। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, है ना। उसके बाद में अकेले क्या कहते हैं अकेले कारावास में बंद होने का विरुद्ध अधिकार। त्वरित कार्यवाही, त्वरित सुनवाई का अधिकार। मान लिया कोई चीज़ें आपने दायर कर, कोई पिटीशन दायर कर दिया 6-6 महीने या 1-1 साल तक के,
कोई चीज़ें होती ही नहीं हैं, तो उसके लिए उनको विशेष प्रावधान किया गया है कि उसको सुना जाए, है ना। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, उसको भाई उसका रीज़न जब तक नहीं बताया जाएगा तो वो चीज़ें। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपके साथ कोई गलत ट्वीट कर रहा है तो उसको उसके प्रति आप इस फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, है ना। जिस मतलब फांसी में देरी का मतलब ये है जिस दिन जो भी चीज़ें मतलब क्या कहते हैं कि कानूनी तौर पे फांसी की सज़ा लिख दी गई है ना, तो उसमें उसी दिन होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं। और क्योंकि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएगा ना, मान लिया इस तरीके से करते हो तो वो भी चीज़ें होती हैं। और विदेश यात्रा करने का अधिकार, है ना। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, है ना। मान लिया कि आप उस तरीके से गुलाम बनाकर काम नहीं करा सकते, वो सारी। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार, राज्य सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, बहुत सारी चीज़ें बताएगी। इसे जो ये मतलब क्या कहते हैं चिकित्सा का अधिकार क्या है, जो परमानंद कटारा बना भारत संघ के मामले में ये निर्णय दिया गया था कि सभी व्यक्तियों को उचित समय पर इलाज की जाएगी ना, अनुच्छेद 21 में बात बताई गई। और क्या कहते हैं कि अनुच्छेद मतलब इसका 26वां है, कैदी के जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे मान लिया कैदी बना के रख दिए तो उसको प्रॉपर व्यवस्था दी जाए। ऐसा नहीं है कि भाई मूल अधिकार से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ना उसका हनन ना हो, है ना। तो वो भी चीज़ें उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के क्या कहते हैं महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, है ना। और दो सिद्धि न्यायालय आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के नियोजन का अधिकारी, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी कि शादी यानी विवाह करने का अधिकार जो होता है ना अनुच्छेद 21 के तहत। और 36 में क्या है कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, मान लिया आपकी मृत्यु हुई है तो कम से कम उसका दाह संस्कार अच्छे से हो जाए ना, ये भी चीज़ें इसमें बताई गई है ना। और मृत्यु मतलब गरिमा पूर्वक मृत्यु के अधिकार तक भी बात इसमें कही गई है ना। तो यहाँ तक आपने क्लियर कर मतलब समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अनुच्छेद 22 क्या है कि अनुच्छेद 22 में कुछ बातें कही गई है, जैसे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, क्या है इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि अनुच्छेद 22(1) है ना, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण या आधार बताया जाएगा और उससे अपने मनपसंद विधि यानी कि जो विधि व्यवसाय यानी कि वकील को परामर्श करने का अधिकार होगा। मान लिया मनमानी गिरफ्तारी आपने कर लिया और उसको कोई सूचना नहीं दिया, है ना, तो वो अपने मनपसंद वकील कर सकता है उसके। जैसे मान लिया कोई आरोपी है, जब तक वो आरोप उसका मतलब अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई और सारी चीज़। और दूसरा क्या है कि 22(2) है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए 24 घंटे के अंदर मतलब और जो ही हुआ उसमें क्या कहते हैं कि जो यात्रा का उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, उसको आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कीजिएगा, है ना। ये चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें क्या बताई गई, अनुच्छेद 22(3) के जो अपवाद हैं, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र के खिलाफ ऐसी चीज़ें करता है तो उसको ये चीज़ें नहीं दी जाती, है ना। उसके बाद में क्या है कि निवारक निरोध में रखे गए लोग, जैसे क्या है पहला विदेशी शत्रु, है ना, अनुच्छेद 22(4), 22(7) में यह प्रावधान निवारक निरोध में रखे गए हैं। कुछ लोग हैं जैसे मान लिया कोई टेररिस्ट है ऐसी चीज़, तो उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। जिस व्यक्ति को निवारक निरोध में बंदी बनाया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा, है ना, कि किसके लिए आपको बंदी बनाया गया है। और क्या है कि अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार भी, राष्ट्रीय एकता व अखंडता का विषय हो तो कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। मान लिया कोई राष्ट्र के खिलाफ कोई बातें कही गई है तो उसमें कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक बात है ना। और क्या है कि किसी व्यक्ति को यदि 3 महीने से ज़्यादा निवारक नज़रबंदी में रखा गया है मतलब में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा की आवश्यकता होगी जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। मान लिया नज़रबंदी का मतलब यह है कि जैसे जेल में उस तरीके से बंद कर दिए, आपको मतलब किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको एक पैनल का गठन किया जाएगा, उसमें जो भी अध्यक्षता करेंगे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से कानून बना। और संसद विधि के निर्माण के द्वारा निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाए गए लोगों की अधिकतम सज़ा का निर्धारण कर सकती है ना। तो ये भी चीज़ें हैं अनुच्छेद 22 में। और क्या कहते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, इसकी अवधि क्या होनी चाहिए, तो पहला है 3 महीने तक किसी व्यक्ति को भी बंदी बनाया जा सकता है,
3 महीने से अधिक समय के लिए बंदी बनाने हेतु न्यायिक सहमति की अनुशंसा होगी। मतलब 3 महीने तक चीज़ें इसमें बताई गई है। अगर इससे ज़्यादा करते हो तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी होंगे उनसे पूछना पड़ेगा, है ना, और उनका राय, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। उसके बाद में और क्या है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को नज़र बंद करके संभावित अपराध को रोकना है। मान लिया वो अपराधी किस्म का है तो उसको आप बंद कर दोगे तो कुछ अपराध मतलब कम होंगे, ऐसी चीज़ें। और क्या कहते हैं कि मात्र संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना अथवा अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लेना, है ना, तो ये भी चीज़ें होती हैं। शक के आधार पर भी पकड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। और क्या है कि फिर उसके बाद में क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो उसको ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टेररिस्ट है तो उसको उसके बारे में विशेष जानकारी बाद में लिया जाएगा, पहले उसको पकड़ा जाएगा, इस चीज़ इसमें बताई गई, है ना। और क्या है कि फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति, है ना। मान लिया कि वो समाज में इस तरीके से बात कर रहा है जो सामाजिक रूप से अच्छी नहीं है, है ना, देश के हित में बात नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं ना। विधि निर्माण की शक्ति क्या है इसमें, भारत में निवारक निरोध की विधि निर्माण की शक्ति एवं संघ तथा राज्य दोनों को है ना। मान लिया जो कोई कानून बनाता है तो मतलब संघ को भी है और राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, ऐसी चीज़ में बताएगी। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है ना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध। मतलब क्या है, बेगार प्रथा, यानी कि बिना मान लिया कोई काम हम करवाए उसको पैसा नहीं दिया, इस तरीके से इसमें बात बताई गई है ना। बेगार प्रथा सीधा सीधा इसमें बेगार भी लिखा गया है। वो अनुच्छेद 23 में 23(1) में इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार अनुच्छेद इसमें 3 प्रकार की श्रेणी को शोषण को मतलब प्रबंधित किया गया है। पहला कौन है, बालाश्रम, यानी कि श्रम यानी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, है ना, उनकी इच्छा भी नहीं, जबरदस्ती काम करवा रहे हो, ऐसी चीज़ों पर रोक लगाता है। बेगारी यानी कि काम के बदले पैसा नहीं देते हो, काम करवा लिए छोड़ दिए, हाँ, खाना पानी दे दिया कुछ नहीं दिए, है ना, तो वो चीज़ें ये समाधान मान्यता नहीं देता है। और मानव व्यापार, है ना भाई, मानव व्यापार महिलाओं एवं बच्चों का खरीद पोस्ट, यानी कि महिलाओं एवं बच्चों को खरीदना बेचना, ये सब चीज़ें इनलीगल है, क्योंकि इसके प्रति आपको सज़ा भी होगी और सारी चीज़ें विशेष कानून बनाए गए हैं ना, तो ये भी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये ध्यान रखना। और अनुच्छेद 23(2) में क्या कही गई है, यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बालाश्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, है ना। और क्या है कि एवं इसमें जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, है ना, ये चीज़ें बताएगी। और अनुच्छेद 24 में क्या है ना, देखिए इसमें बता देता हूँ, यह एक निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट अधिकार है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों में, कल कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है, ये भी चीज़ें जानते हो, है ना। और इसमें क्या है कि बच्चों को इनके अलावा किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे फैक्ट्री में लगा दोगे तो भाई वो उतना अवेयर नहीं है, तो इसलिए संविधान उनको इस बातों पर रोकती है ना, कानून बनाए गए हैं। न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष, बाल आयोग, है ना, चिल्ड्रन कमीशन का गठन किया गया था, है ना, तो ये कब किया, ये सब चीज़ें बताई गई थी। और क्या है कि मतलब मैं थोड़ा सा 24 में बता देता हूँ कि क्या है कि 24 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मतलब जो भी चीज़ें कारखानों में काम करने की अनुमति तो है नहीं, और क्या कहते हैं कि काम तो नहीं करते हैं। और सारी इसमें बताई गई है कि इसके अंतर्गत पूरा उद्देश्य करने के लिए बालाश्रम पर निषेध अधिनियम 1986 तो बनाया गया है ना, यानी कि उसमें चीज़ें कानून बनाए गए, एक्ट बनाया गया है ना, कि बच्चों को मजदूरी ना किया जाए, उसके तहत अधिनियम बनाया गया है ना, तो भी बालाश्रम अधिनियम है ना। अब उसके बाद में क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है ना। 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है ना। तो क्या है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। अगर मान लिया आप धर्म के नाम पर लोक व्यवस्था यानी कि सरकारी व्यवस्था में आप ठेस पहुंचा रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा। सदाचार यानी कि जो एक गरिमापूर्वक जो एक मैनरिटी बनी है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मान लिया किसी व्यक्ति को, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कैंसर हो गया और आप बता रहे हो कि मैं ठीक कर दे रहा हूँ, तो ये आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अंधविश्वास है, इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। तो ये भी चीज़ें ये गलत माना जाएगा।
और सामाजिक सुधार धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। मतलब क्या है, जैसे हिंदू मंदिर है तो जितने भी हिंदू हैं वो जाके सभी लोग आराधना पूजा कर सकते हैं, है ना, एक विशेष जाति के नहीं, ऐसा चीज़ इसमें नहीं बताई गई है। हालांकि सबरीमाला टेम्पल है और सारी चीज टेम्पल का उदाहरण है, उसको मैं भी बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या कहते हैं, इसमें बता देता हूँ कि मैं बता ही देता हूँ, इंडियन एंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, है ना, मेरे ख्याल से 2018 का मामला है याद, है ना। इसमें क्या है, इस संबंध में केरल के सबरीमाला टेम्पल से संबंधित चीज़ें बताई गई थी, है ना। इसमें कहा गया था कि जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बाद में इसको संशोधित किया गया, सारी चीज़ें हुई, है ना। तो ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, जो राज्य को इस बात की अनुमति देता है ना। और अनुच्छेद 25 में क्या कहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद, तो सारी चीज़ें वही है। धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप या विनियमन या निर्बाध करें, है ना। दूसरा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना होना, है ना, यानी कि मैंने बता ही दिया। और 25 में 2 व्याख्याएं की गई हैं। पहला है कि कृपाण, देखो मैं बता देता हूँ, कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना, ये सिख धर्म का मतलब अंग समझा जाएगा, यानी कि वो इम्पोर्टेंट है। मतलब उसमें बताया गया कृपाण आप धारण कर सकते हो, है ना, उसको साथ लेकर चल सकते हो, क्योंकि भाई धर्म वो ऐसा उनमें बताया गया है ना, उनके धर्म में है ऐसा, तो इसलिए वो कर सकते हैं। और इस संदर्भ में हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया गया है ना, तो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 26 में भी बातें कुछ कही गई है। 26 में है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार है। इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार है ना, उसको देख रेख में प्रशासन कर सकता है। और अनुच्छेद 27 में क्या है, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए समुदाय की स्वतंत्रता, है ना, 27 में है, बताई गई है। मैं बता देता हूँ 27 में है क्या, इतना चीज़ें हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब मान लिया आप हिंदू धर्म के लिए विशेष वो कर रहे हो और मुस्लिम के लिए नहीं कर रहे हो, ये ऐसा चीज़ें संविधान में वर्णित नहीं है ना। मतलब सभी धर्म को बराबर देखा जाए। अब कहोगे कि बहुत सारी मंदिरें बनती हैं, लिखित रूप में नहीं होता है ना, मंदिर बने या ना बने, वो लिखित रूप में इतना फंड नहीं दिया गया है, वो अलग बातें होती हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। पहला है, राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मान लिया कोई ट्रस्ट है, कोई कॉलेज है, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, लेकिन मदरसे में दी जा सकती है, ऐसा चीज़ इसमें कही गई है ना, तो ये भी ध्यान रखना। इस्लाम एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है, इस कारण से इससे विश्वास करने वालों को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत होने का कारण सभी को इसका सम्मान करना होगा। मतलब इस्लाम धर्म राष्ट्रीय गीत नहीं गाता है तो उसका कोई, क्योंकि ऐसा चीज़ें संविधान में कही गई भी है, लेकिन उसका सम्मान करना आवश्यक है। गीत गाओ या ना गाओ अलग बात होती है, लेकिन सम्मान तो करिए, क्योंकि भाई राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्र की गीत है ना। अनुच्छेद 29 से 30 यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यद्यपि अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया। मतलब 2 कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, है ना, तो उसमें बताई गई है। और बाकी संविधान में कुछ ऐसा अल्पसंख्यक शब्द जैसा उल्लेख नहीं है। तो बात किया जाए कि भाषाई आधार पर तो 0% अभी ऐसे हैं कि जो कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, और 8% या इससे अधिक मान लीजिए कि धार्मिक आधार पर है ना, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। और मैं बात बता देता हूँ कि यदि अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से परिभाषित किया जाए जो अथवा क्या कहते हैं मात्रात्मक रूप में अल्पसंख्यक में रहने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे,
तथा जिनकी आबादी 50% से कम हो, मतलब कि जैसे को 50% से अगर कम हो तो अल्पसंख्यक काउंट किया जाएगा, है ना। उसके बाद में और चीज़ें कही गई है कि अल्पसंख्यक आयोग ने भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया है ना। और जैसा कि मैंने बता भी दिया था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 29 है क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अनुच्छेद 29 में 2 धाराएं हैं, 29(1), 29(2). तो 29(1) में क्या है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है ना। यानी कि अपनी भाषा और लिपि, संस्कृति के संरक्षण का उनका अधिकार है, वो अपने संस्कृति को बचा सकते हैं। और अनुच्छेद 29(2) में क्या है कि राज्य से वित्त पोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल्यों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें 29 में कही गई है। 30 में क्या है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है ना। इसमें बताई गई है। इसमें भी क्या है 30(1) धारा है। इसमें क्या है, भारत में सभी अल्पसंख्यकों, यानी कि भाषाई आधार या धार्मिक, दोनों 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषाई और धार्मिक, को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार होगा, है ना। यानी कि अपने देख रेख कर सकते हैं, जैसे मदरसा है और सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं का आशय क्या है कि ऐसी शैक्षिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हों। ये संस्थाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, मतलब राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाली एवं ना प्राप्त करने वाली, यानी कि खुद से, यानी वो ऐसे ही कर सकती हैं। बाकी राज्य जो प्राप्त करेगा, मतलब अनुदान देगा वो, है ना। तो यही दो हैं। उसके बाद में क्या है कि अनुच्छेद 30(2) में है क्या है, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित। मतलब क्या है कि जैसे मान लिया सभी को बराबर, मतलब जैसे कि मान लिया कोई डोनेट देता है, अनुदान देती है सरकार, तो सभी को बराबर तरीके से दिया जाएगा, है ना। और कोई विभेद इस तरीके से नहीं कर सकता, है ना। तो यही चीज़ें हैं। और अनुच्छेद 31 में क्या है, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता दो। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कि अनुच्छेद 30(1)(a) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। मान लिया कोई जगह, कोई प्लेस है, वहाँ पे अल्पसंख्यक की ज़मीन है या कुछ है, तो उसको अधिग्रहण करता है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको प्रॉपर जो मुआवजा होता है, उचित मुआवजा देना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें होती हैं। और अनुच्छेद 31 में क्या है कि संपत्ति का अधिकार, जो कि निरसित कर दिया गया है, बाद में उसको 300(a) में जोड़ दिया गया, लेकिन वो चीज़ें हैं, है ना। तो राज्य के नीति निर्देशित तत्व एवं संपत्ति के अधिकार में टकराव, अनुच्छेद 29(b)(c) में यह उल्लेख है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न होकर सभी को आय, अवसर और परिस्थिति, स्टेटस जिसे कहते हैं, की समानता प्राप्त हो। इसलिए संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का सीमांकन आवश्यक था और सरकार के सार्वजनिक कार्यों के लिए जमीन उन्मूलन आवश्यक था, है ना। इसीलिए बनाई गई थी चीज़ें। उसके बाद में क्या है कि संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया था। जो क्या था कि पहला संविधान संशोधन जब हुआ था, है ना, 31(a) और 31(b) जोड़ा गया था। 31(a) के तहत क्या कही गई थी, इसके तहत 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया था। कौन कौन सी? पहला है 31(b) में क्या बताई गई थी, इसके तहत नवी अनुसूची का निर्माण किया गया, है ना, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। मतलब इसमें आप क्या कहते हैं कि कोर्ट पिटीशन इस तरीके से नहीं दायर कर सकते, जो कि कानून बना के इसमें कर दिया गया सारी चीज़ें। इस प्रकार प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। बेला बनर्जी कंपनी का सरकार ने विलय कर दिया, विलय किया पर उचित मुआवजा नहीं दिया है। इस पर बेला बनर्जी ने न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति करने का सरकार को निर्देश दिया, है ना। तो ये भी चीज़ें हुई। उसके बाद में क्या था कि इसके बाद संसद में 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द को अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 39 ख यानी कि बी और 39 ग यानी कि सी के प्रभावी प्रवर्तन हेतु राज्य कोई भी विधि बनाता है तो उसे इस आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा कि उसने अनुच्छेद 14, 15 एवं 31 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। बात करेंगे 39 ख में है क्या है। देखिए 39 ख में प्रावधान है कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जो समाज के सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो। अनुच्छेद 39 ग में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह आर्थिक व्यवस्था संचालन इस प्रकार करें जिससे संपत्ति एवं उत्पादन के संसाधनों का कुछ ही वर्गों तक संकेंद्रण न हो। मतलब क्या है कि इस तरीके से ये बनाया जाए कानून या कोई भी चीज़ें हो कि जो कि
सर्वोत्तम हो, और पहली बात जो भी मतलब जितने भी नागरिक हैं उनको प्रॉपर लाभ मिल सके, है ना, कोई विशेष वर्ग के लिए, एक लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें। और 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रीवी पर्स, है ना, जो होता था ना, वो जो स्टेट जो भी होते थे, जो लॉर्ड्स होते हैं उनको दिया जाता था, वो हटा दिया गया था ना। मान लिया स्टेट्स होते हैं तो उनको प्रीवी पर्स दिया जाता था, तो उसको हटा दिया गया। देशी रियासतों के नरेशों के सभी विशेष अधिकार थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया था, है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या था कि जनता पार्टी सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, है ना। वर्तमान समय में स्थिति संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, भाग 12 में, है ना, और अनुच्छेद 300 है ना, ये भी ध्यान रखना। अभी भी संपत्ति के मूल अधिकार का अवशेष संविधान में शेष है ना, कुछ चीजें रह गई हैं। यदि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जाए तो हदबंदी सीमा के अंतर्गत हो या सरकार के द्वारा इसका पूर्ण मुआवजा देना अनिवार्य है ना। यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान की भूमि का अधिग्रहण करे तो सरकार को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा, है ना, यानी कि ये 30(1) ये भी कहता है ना। तो अभी भी संपत्ति का कुछ हिस्सा है, क्योंकि भाई जब अगर मुआवजा देना होता तो वही सारी चीज़ इसमें बताई गई है ना। फिर उसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। इसमें रिट्स की बातें की गई हैं, बता देता हूँ। देखिए, इसमें संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें, देखिए एक मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है भी, इसका पास बताऊंगा अभी डिटेल में। परमादेश यानी कि मैंडेमस, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण यानी कि सर्टरी जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में क्यू वारंटो यानी कि अधिकार प्रेक्षा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं बता देता हूँ क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें भी मैं बता देता हूँ डिटेल में। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं है बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है ना। तो ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, है ना, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बता देता हूँ, न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली रिटें, है ना, रिट्स क्या है। पहली बात मैं हैबियस कॉर्पस के बारे में बता देता हूँ क्या चीज़ें। इसका मतलब इसका मतलब है कि व्यक्ति को सशरीर यानी कि शरीर सहित उपस्थित करना, है ना, चीज़ें, और यह सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है, ठीक बात। और चीज़ें हैं, और इसके विरुद्ध उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है, उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नज़रबंदी में बंद हैं, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में, यानी कि बंदी प्रत्यक्ष के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी हैं। देखिए, इसका अर्थ तो आपने ही समझ लिया कि इसका मतलब होता है शरीर सहित उपस्थित करना, है ना। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेना पर न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश देता है। ये याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी कुछ एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला, है ना, 1976 का मामला है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से याचिका, इसके अंतर्गत संविधान पीठ ने हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया। इसे हैबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते रहना। अब हम बात करेंगे परमादेश यानी कि मैंडेमस क्या है। इसका अर्थ मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, है ना। किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य नहीं किए जाने पर उस संस्था को कार्य करने का आदेश देना परमादेश कहलाता है। इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अधिकार पेक्षा के बारे में बता देता हूँ, है ना। बाकी चीज़ें इसको अधिकार पेक्षा का मतलब क्या होता है, सीधा बात है। क्यू वारंट, इसका मतलब है किस अधिकार से होता है ना। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेना, उसे हटाने हेतु ये याचिका जारी की जा सकती है ना। तो ही बात है। उसके बाद में उत्प्रेक्षण का मतलब होता है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या मांगना, है ना। उसके बारे में बता देता हूँ कि इसको सैनिटरी बोलते हैं या कुछ भी। इसका क्या कहते हैं, कोई संस्था अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोकने हेतु ये याचिका जारी की जाती है ना। दोनों याचिकाएं क्या है कि न्यायिक संस्थाओं को जारी की जा सकती है ना। देखिए, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। प्रतिषेध याचिका कार्य के दौरान, जबकि उत्प्रेक्षण याचिका कार्य की समाप्ति के बाद जारी की जाती है ना, तो याद रखना। उसके बाद में बात करेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, देखिए बात बताता हूँ। इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना, है ना, या रोकना। तो इसमें होता क्या है कि मैं उसको भी पढ़ लेना बाद में। मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या कहते हैं कि कोई संस्था अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है ना, तो उसे रोकने हेतु याचिका जारी की जा सकती है ना। मान लिया कि उनका जो भी कार्य दिया गया था उससे एडिशनल कार्य कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ भी चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। अनुच्छेद 33 में क्या है, देखिए 33 और 34 क्या है कि अनुच्छेद 33 आप समझ जाते हैं। 33 में क्या है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है।
है ना, किया जा सकता है 33 के अंतर्गत। मतलब मैं बता दूँ, जैसे मान लिया कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ राइट, मतलब जो भी मौलिक अधिकार हैं उसको पूरा लागू होता है, और जो सैन्य है या कोई अर्धसैनिक बल है, इस तरीके से कोई मान लिया आईबी में है या राव में है, तो उनको कुछ जो मूल अधिकार है उनसे वंचित किया जाता है, जैसे कि उनका नेट बंद कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से होता है, ध्यान रखना, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। 34 में क्या है, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम है ना, मार्शल लॉ जिसे लगा जाता लागू होने पर उस क्षेत्र के मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखना। 33 को मैं डिटेल में फिर से बता दूँ ताकि कोई दिक्कत कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 33 में ये उल्लिखित है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना, अन्वेषण या लोक से व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, लोक व्यवस्था का मतलब सरकारी नौकरी वाले या सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, के मौलिक अधिकारों को संसद विधि बनाकर कमी कर सकती है। विधि बनाएगी, लॉ बनाएगी, उसके बाद में कमी करेगी। तो ये अनुच्छेद 33 कह रहा है। 34 में क्या है कि मार्शल लॉ अथवा सैन्य शासित हो, मतलब एक ऐसी चीज़ें लगी हो, है ना, किए जाने पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, है ना, नुकसान की भरपाई हेतु संसद विधि बनाई जा सकती है ना, तो ये भी चीज़ें वो भी स्थगित कर सकती है। इसके बाद में 35 में क्या है ना, ये सारी चीज़ें हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून बनाया गया था, तो उसमें सारी चीज़ें इसमें कही गई थी कि अनुच्छेद 35 में क्या है, इसको डिटेल में आप पढ़ लेना, बता दें। अनुच्छेद 35 में ये उल्लिखित है कि अनुच्छेद 16(3) और 32(3) है ना, उसके बाद में क्या है, 33 तथा 34 के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है ना, विधि बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। एन अनुच्छेद 35 में बातें कही, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। और क्या है कि सारी चीज़ें हो ही गई, इसमें लिखा भी गया, इसको पढ़ लेना, ये चीज़ें हैं क्योंकि बहुत ही वीडियो लंबी हो चुकी है। मैं बात करूंगा कि जो अनुच्छेद 35 है, संसद को उपयुक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, है ना, जैसा कि मैंने भी पहले डिनोट कर दिया। मंदिरों में प्रवेश, महिलाओं का मौलिक अधिकार, ऐसी चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए 1 अप्रैल 2016 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश करने हेतु लैंगिक विभाजन पर रोक लगाई, ठीक है। सन सिंगड़ापुर मंदिर में महिला के प्रवेश को लेकर हुए विवाद, है ना, विवाद में जैसे क्या है, 1 अप्रैल 2016 को न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश को वैध ठहराया तथा कहा कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पुरुष जा सकते हैं और महिलाएं नहीं जा सकती, है ना, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद में क्या है कि बच्चों से दुष्कर्म कराने पर फांसी की सज़ा का प्रावधान क्या है ना, तो ये भी बता देता हूँ। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अप्रैल 2018 को पॉक्सो एक्ट, है ना, पॉक्सो मैं बता देता हूँ, प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, अर्थात पॉक्सो एक्ट जिसे बोलते हैं ना, तो ये ऑफेंस अपराध की श्रेणी में आते हैं। और क्या कहते हैं, बदलाव के अध्यादेश को अनुमति दे दी। इस बैठक में जो ही पॉक्सो में संशोधन करने की बात कही गई, है ना, इस संशोधन के माध्यम से देश में 12 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी, ऐसी बातें उसमें कही गई थी, ठीक बात। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और मैं बता देता हूँ इसका जो भी अगला चैप्टर आएगा DPSP, है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक